चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक इन्वेंट्री सिस्टम्स के ऊपर बात होगी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिस्टम रिगार्डिंग इन्वेंट्रीज। नंबर वन is called perpetual system and number two is called periodic system. परपेचुअल सिस्टम हमारे पास एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम अपनी इन्वेंट्री को एवरी टाइम अप टू डेट रखते हैं। एवरी टाइम अप टू डेट हमारी इन्वेंट्री किस तरह से रह सकती है कि हमने जितना परचेज किया, जैसे ही परचेज हुआ हमने इन्वेंट्री को अपडेट किया, प्लस कर लिया। जैसे ही चीजें सेल हुई उसी वक्त इन्वेंट्री, ठीक हो गया। तो ये काम हमारा परपेचुअल सिस्टम के अंदर होता है, जहां पर हम साथ साथ हर चीज को क्या, अपनी इन्वेंट्री को क्या करते जा रहे हैं, अपडेट करते जा रहे हैं। परचेज हो रही है तो सेल हो रही है, इवन आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन वी आर इन अ पोजीशन टू शो द इन्वेंट्री। ये सिस्टम हमारा क्या कहलाता है, परपेचुअल। इसको अप टू डेट सिस्टम का नाम भी दिया जाता है। क्लियर होगी बात जी। ऑन द अदर साइड हमारे पास दूसरा सिस्टम कौन सा आता है, पीरियोडिक सिस्टम की हम बात करते हैं। ठीक है जी, पीरियोडिक सिस्टम हमारे पास वो सिस्टम है कि जिसमें हमारे पास डिटेल प्रॉपर नहीं है, और हमारे पास क्या करते हैं कि हम लोग अपने एक स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड को सिलेक्ट करते हैं और उस स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड के एंड होने पर जाकर अपनी इन्वेंट्री कैलकुलेट करते हैं। कैसे? हम सिर्फ अपनी परचेज की इंफॉर्मेशन को फॉलो कर रहे होते हैं और परचेज की इंफॉर्मेशन को अपने पास रखने के बाद एंड में जाके हम ये देखते हैं कि टोटल हमने क्या सेल किया, फिर जो सेल किया होता है उसको परचेज में से एडजस्ट करके रिमेनिंग इन्वेंट्री फाइंड आउट कर लेते हैं। यानी कि उस अकाउंटिंग पीरियड के दौरान अगर हमसे को पूछा जाए कि आपकी इन्वेंट्री कितनी है, तो वी आर अनेबल टू इन अ पोजीशन, हम लोग वी आर अनेबल टू डिस्क्राइब द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, हम लोग नहीं बता सकते उसमें। तो ये हमारे पास पीरियोडिक सिस्टम कहलाता है। ठीक हो गया जी। अब परपेचुअल और पीरियोडिक का डिफरेंस पहले आपको क्लियर करता चलो कि हमारे पास क्वेश्चन में किस तरह से होता है, इसका डिफरेंस कैसे पता चलता है। परपेचुअल के अंदर हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो अकॉर्डिंग टू डेट दी जाती है। परचेज की इंफॉर्मेशन भी अकॉर्डिंग टू डेट होती है और सेल्स की इंफॉर्मेशन भी अकॉर्डिंग टू डेट बताई जाती है, किस किस डेट के ऊपर कितने कितने यूनिट सेल किए। लेकिन जब हम बात करते हैं पीरियोडिक सिस्टम की, तो पीरियोडिक सिस्टम के अंदर हमारे पास परचेज की इंफॉर्मेशन तो विद डेट होती है, लेकिन सेल की इंफॉर्मेशन विद डेट नहीं होती हमारे पास। बल्कि उसमें हमें क्या किया जाता है, बस इतना बता दिया जाता है कि 200 यूनिट्स सोल्ड इन द ईयर, इन द मंथ, 500 यूनिट्स सोल्ड इन द मंथ। बस इसमें हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन होती है, इसके अलावा ऐसा इसमें कोई इंफॉर्मेशन। अब प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो परपेचुअल को परफॉर्म करना थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर है, क्योंकि हम इसके अंदर स्टोर लेजर कार्ड्स बनाने पड़ते हैं। लेकिन परपेचुअल हमारे जो पीरियोडिक है हमारे पास, उसमें कोई ऐसे स्टोर लेजर कार्ड नहीं है, उसकी शॉर्ट कैलकुलेशंस हैं। तो सुटेबल हमारे जो एमसीक्यूज के साथ बिलोंग करता है जो टॉपिक हमारे लिए, वो डिस्कशन हमारी बेहतर किससे लिंक करेगी, पीरियोडिक सिस्टम के अंदर। तो पीरियोडिक सिस्टम के अंदर रहते हुए हमने कुछ कैश फ्लो अजम्पशन, सॉरी कॉस्ट फ्लो अजम्पशंस को फॉलो करना। कॉस्ट फ्लो assumptions में हमारे पास 3 assumptions आती हैं, जिसमें पहली डिस्कशन हमारे पास क्या आती है, LIFO, नंबर 2 स्टैंड्स फॉर LIFO एंड थर्ड स्टैंड्स फॉर ACL। ठीक हो गया जी। अब जरा इसको ध्यान से देखिएगा बेटा, हमारे पास क्या आता है। FIFO स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, LIFO स्टैंड्स फॉर लास्ट इन फर्स्ट आउट, और ACM स्टैंड्स फॉर एवरेज कॉस्ट मेथड की बात हम कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। FIFO स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है जो चीज पहले आई उसको हमें पहले सेल करना है। हमने इस पैटर्न को फॉलो करना है कि जो चीज हमारे पास पहले आ रही है उस चीज को हमें पहले सेल आउट करना है। करोगे बात जी। और लाइफो का मतलब है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट आई है उसको पहले सेल करना। और एवरेज कॉस्ट मेथड में हमने क्या करना होता है, सबको मिक्स करके कैरी करना होता है। मैं यहाँ पर अभी एक डाटा उठाता हूँ और उस डाटे के ऊपर मैं वन बाय वन तीनों मेथड्स अप्लाई करता हूँ। फाइफो भी अप्लाई करूंगा, लाइफो भी अप्लाई करूंगा, और उसके साथ साथ एवरेज कॉस्ट मेथड भी अप्लाई करूंगा। और उसके बाद फिर वहां से वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री को फाइंड आउट करते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, मैं डाटा अपडेट करता हूँ कि लेट्स सपोज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मंथ ऑफ अक्टूबर। 1 अक्टूबर आई हैव, मैं यहाँ पर 3 कॉलम रखता हूँ, क्वांटिटी, पर यूनिट कॉस्ट, और उसके साथ साथ हमारे पास टोटल कॉस्ट। ये जरा कैलकुलेटर्स रेडी रखिएगा जी। 1 अक्टूबर की हम बात करते हैं जी। ठीक है जी। 1 अक्टूबर हमारे पास क्वांटिटी 100 यूनिट्स हमारे पास जो है ना वो इन्वेंट्री में है। 1 अक्टूबर मेरे पास इन्वेंट्री है। ठीक है जी, ओपनिंग इन्वेंट्री कह सकता हूँ। 100 यूनिट्स की इन्वेंट्री है और मेरे पास उसकी पर यूनिट कॉस्ट है 7, तो इसका मतलब 700 रुपीज हमारे पास क्या आ गई,
टोटल कॉस्ट आती है हमारे पास। ठीक हो गया, ये हमारे पास इन्वेंट्री आ गई। उसके बाद हमने परचेज की है, परचेजेस। ठीक हो गया जी। अब लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी 50 यूनिट्स परचेज अकॉर्डिंग टू द रेट ऑफ 8, ये हमारे पास आ गया 400। अगेन कहता हूँ जी 100 यूनिट्स परचेज, अगेन 7.5% 750 के अकॉर्डिंग आ गया। फिर कहते हैं 60 यूनिट्स परचेज अकॉर्डिंग टू 8.5। ठीक हो गया जी। 530 नहीं 520 कंफर्म कीजिएगा बेटा। 16 to 8.5 510 ओके फाइन। और उसके बाद कहते हैं ये अगेन परचेज 200 यूनिट्स अकॉर्डिंग टू द 7.75 जी। कितना आता बेटा 1550। चलिए जी, ये मेरे पास परचेज की इंफॉर्मेशन है कि मैंने पूरे मंथ में 4 परचेजेस किए हैं और एक मेरे पास इन्वेंट्री पड़ी है। अब जरा इसका काइंडली टोटल दीजिएगा मुझे, क्वांटिटी का टोटल कितने यूनिट्स मेरे पास, क्वांटिटी कितनी है मेरे पास 510 ऐसे ही है जी। 510 की क्वांटिटी है। और इधर से मेरा टोटल कॉस्ट का मुझे बता दीजिए जरा, टोटल कॉस्ट क्या आती है। 3910 ओके फाइन। ये भी मैंने डेटा को स्ट्रीमलाइन किया कि मेरे पास टोटल क्वांटिटी कितने यूनिट्स की है जी 510 यूनिट्स की, और उनकी टोटल कॉस्ट कितनी बनती है 3910। अब देखिएगा मैं कहता हूँ जी सॉरी तो हम इसको इस तरह से कह सकते हैं जी 210 यूनिट्स आर लेफ्ट इन इन्वेंट्री एट 31 अक्टूबर। सिर्फ इतनी बात हमने कर दी। अब इस बात में से दो मीनिंग हम निकाल सकते हैं। हमने कहा कि हमारे पास 210 यूनिट्स हैं इन्वेंट्री में एट द एंड ऑफ मंथ। इन शॉर्ट 510 में से 210 अगर हमारे पास इन्वेंट्री में पड़े हैं तो इन शॉर्ट हमारे 300 यूनिट सेल आउट हो गए। 300 यूनिट हमारे इसमें क्या हो चुके हैं, सेल आउट हो चुके हैं। तो अब इस इंफॉर्मेशन को कैरी करते हुए हमने क्या करना है, मैं दो इंफॉर्मेशन के ऊपर काम करूंगा, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं कहता हूँ जी कि आई हैव टू कैलकुलेट इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री मुझे कैरी करनी है, और अंडर द FIFO सिस्टम। FIFO स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब देखिए बेटा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ये कहता है कि ये इन्वेंट्री सबसे पहले पड़ी थी आपके पास, उसके बाद ये परचेज होना शुरू हुई, तो सबसे पहले ये सेल होगी, फिर ये सेल होगी, फिर ये सेल होगी, और जो बचेंगी वो एंड से बचेंगी। तो मैंने टोटल कितने यूनिट्स बचाने हैं, 210 यूनिट मुझे अपने पास अगर बचाने हैं, तो फाइफो में ऊपर से बिकेगा, एंड से बचेगा। तो अगर 210 यूनिट्स मेरे पास बचे होंगे तो सबसे लास्ट कैटेगरी 200 यूनिट्स 7.75 1550 ये मेरे पास बचता है। और 10 यूनिट्स इससे प्रीवियस कैटेगरी में से वो हमारे पास क्या रेट है 8.5 अकॉर्डिंग टू 85। तो इसका मतलब अगर मैं अपनी इस इन्वेंट्री का टोटल कर लूँ तो 1635 दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इन द मेथड ऑफ FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लॉजिक दोबारा से रिपीट करता हूँ। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ये कहता है कि 210 यूनिट्स आपने बचाने हैं और 300 बेचने हैं। जो बिकेंगे वो वन बाय वन ऊपर से बिकना शुरू होंगे, और जो बचेंगे वो लास्ट में से बचे होंगे। क्योंकि लास्ट में से इसलिए बचे होंगे कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो पहले आया वो तो पहले बिक गया, और जो एंड पे आया वो हमारे पास पड़ा होगा इसके अंदर। क्लियर होगी। तो ये था हमारे पास वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री अंडर द सिस्टम ऑफ FIFO। और इसके अलावा बाकी तमाम यूनिट्स हमारे किस में चले जाएंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चले जाएंगे, क्योंकि वो सेल आउट हो चुके हैं। क्लियर होगी बात। तो अगर मेरे से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बारे में पूछा जाए तो जो बाकी यूनिट्स होंगे लाइक ये वाले यूनिट्स, ये भी और इस 60 में से भी 50 यूनिट्स वो किस में चले जाएंगे, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चले जाएंगे अंडर द मेथड ऑफ FIFO। अगर इसी को अगर मैं अब यहाँ पर सॉल्व करता हूँ अंडर द सिस्टम ऑफ LIFO, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट इन फर्स्ट आउट का मेथड हमारे पास क्या कहता है कि जो लास्ट में है वो पहले बिकेंगे, और जो स्टार्ट में आए थे वो बाद में बिकेंगे। इसका मतलब अब मेरे पास अगर यूनिट्स बिकना शुरू होंगे तो यहाँ से, और अगर यूनिट्स बचना शुरू होंगे तो कहाँ से, यहाँ से। तो अगर मैं इन्वेंट्री फाइंड आउट करना चाहता हूँ अंडर LIFO, तो जरा ध्यान से देखिएगा, मुझे टोटल 210 यूनिट्स बचाने हैं अपने पास। तो सबसे पहले तो ये बचे होंगे मेरे पास, क्योंकि सबसे पहले क्या पड़ेगा तो ये पड़े रहेंगे 100 यूनिट्स अकॉर्डिंग टू 700। उसके बाद मजीद अगली कैटेगरी हमारे पास कौन सी है 50 यूनिट्स अकॉर्डिंग टू 8 400। अब देखिए बेटा 150 150 हो गए, मुझे टोटल कितने करने हैं 210। तो 60 यूनिट्स मुझे इसमें से निकालने हैं जी। बेटा कैलकुलेट कीजिएगा जरा, 60 यूनिट्स अकॉर्डिंग टू 7.5 यूनिट्स। ठीक है 450 450 हमारे पास आ गए। ठीक है जी। तो अगर इसका मैं टोटल करता हूँ तो ये हमारे पास 1550 आता है।
दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री अंडर लाइफ और लास्ट इन फर्स्ट आउट के तहत। ये पॉइंट भी समझ आ गया। और इसके बाद जो बकाया नीचे हमारे पास यूनिट्स हैं वो सारे किसमें चले जाएंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी चले जाएंगे, क्योंकि वो हमारे अब क्या हो चुके हैं, सेल आउट हो चुके हैं। अगली बात हम करते हैं अब हमारी किस पे आती है जी, एसीएम के ऊपर। एसीएम स्टैंड्स फॉर एवरेज कॉस्ट मेथड। इसका इन्वेंट्री फाइंड आउट करने का फॉर्मूला बड़ा आसान होता है। इन्वेंट्री इज इक्वल टू, दैट इज कॉल्ड एवरेज पर यूनिट कॉस्ट मल्टीप्लाई यूनिट्स अनसोल्ड। ठीक हो गया, एवरेज पर यूनिट कॉस्ट मल्टीप्लाई यूनिट्स अनसोल्ड। अब ठीक है जी, अनसोल्ड यूनिट्स तो हमारे पास हैं बड़े सिंपली 210, लेकिन अब ये एवरेज पर यूनिट कॉस्ट हमारे पास किस तरह से आती है, इसका हम क्या काम करते होते हैं बेटा जी, दैट इज कॉल्ड टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। जी बेटा कैलकुलेटर रेडी कीजिएगा। टोटल कॉस्ट हमारे पास कितने की है, 3910 डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। टोटल यूनिट्स हमारे पास कितने के हैं, 510। जी बेटा डिवाइड करते हैं, 7.6667। ठीक हो गया, क्योंकि पर यूनिट कॉस्ट है तो एटलीस्ट आपने 4 डेसिमल प्लेसेस तक इसको कैरी करना होता है, 4 फ्रैक्शंस तक आपने कैरी करना होता है। और 6666 जब आगे चल रहा है तो फिफ्थ फिगर में जाकर आप उसको राउंड ऑफ करके 0.7 कर सकते हैं, लेकिन 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद आपने ये काम करना, ठीक है। बल्कि कुछ बुक्स तो हमें 6 डेसिमल प्लेसेस तक भी कैरी करने के बारे में डिस्क्रिप्शन देती है। तो ये आपके पास पर यूनिट कॉस्ट एवरेज आ गई। अब इसको यूज करना है आपने यहाँ पर, तो इट मीन दैट 7.6667 मल्टीप्लाई बाय 210। जी बेटा कितना आता है, इसको देखिए, जो आंसर आया था इसको 210 से मल्टीप्लाई कीजिए जी, 1610। नहीं जी, ये हमारे पास इन्वेंट्री आ गई अंडर द सिस्टम ऑफ एसीएम। तो ये हमारे पास तीनों सिस्टम्स हैं जी, फाइफो, लाइफो और एसीएम को यूज करते हुए ये पीरियोडिक सिस्टम की डिस्कशन किया मैंने। पीरियड और जो परपेचुअल है उसकी डिस्कशन हमारे इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बाकायदा स्टोर लेजर कार्ड बनते हैं। तो कार्ड बनाने के हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द टेस्ट एज यू नो दैट कि 2 आवर्स का हमारा टोटल टेस्ट होता है 120 मिनट्स का। तो 2 आवर्स के टेस्ट में 120 मिनट्स में 100 एमसीक्यूज के पीछे एवरेज अगर हम लगाएं तो इसका मतलब हमारे पास तो 70 सेकंड्स फॉर ईच क्वेश्चन होता है हमारे पास टाइम। तो उसमें परपेचुअल की परफॉर्मेंस हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए उस टॉपिक को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो पीरियोडिक सिस्टम के तहत फाइफो, लाइफो और एसीएम, हाउ टू कैरी दिस, इसको हमने इस तरीके से कैरी कर, क्लियर होगी जी। तो आइए इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन सेशन लेते हैं, फिर उसके बाद नए टॉपिक की तरफ मूव करते हैं।